हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है और टॉपिक का हमारा नाम है कि आखिर क्लोजिंग स्टॉक क्यों ट्रायल बैलेंस के बाहर नज़र आता है। आखिर क्या ऐसी खास वजह है कि सारे अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नज़र आएंगे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही क्यों आखिर बाहर नज़र आता है। आज हम लोगों को ये सीखना है, तो चलिए समझते हैं फटाफट से। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। देखिए एग्ज़ाम्पल क्या है, मान लीजिए कैश रिसीव हुआ हमें, ठीक। तो कैश रिसीव की जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गिवर का नाम, ठीक, टू गिवर का नाम अकाउंट। मान लिया मैंने 10,000 रुपये मेरे को रिसीव हुए, ठीक। ये हो गई हमारी एक फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब इस जर्नल का फिर इसके बाद हम लेज़र भी बनाएंगे, ठीक। इसका अब एक लेज़र बनाते हैं फटाफट से। देखिए इसका लेज़र कैसा बनेगा। सबसे पहला बनेगा एक आपका क्या चीज़, कैश अकाउंट, ठीक। एक बनाया कैश अकाउंट, देखिए शॉर्ट में बना रहा हूँ मैं फटाफट से। और एक गिवर अकाउंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, देखिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, कितने से जी, 10,000 रुपये से कर दिया डेबिट। और नाम क्या आ जाएगा, टू गिवर। और देखिए गिवर अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है, तो गिवर को हमने कर दिया क्रेडिट, कितने से, 10,000 रुपये से। और यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश, ठीक। ये हो गई हमारी फर्स्ट। अब इसके बाद हम कैश पे कर देते हैं, और जब भी पे करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है भाई, रिसीवर, कोई तो रिसीव करेगा ना। तो रिसीवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। और ये मैंने मान लिया कि 8,000, ठीक। ये हो गई हमारी सेकंड। तो अब हमें यहाँ पे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक। तो एक और अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कैश तो पहले से ही बना हुआ है, एक रिसीवर का बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रिसीवर का अकाउंट बना देता हूँ, रिसीवर अकाउंट, ठीक। ये देखिए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे रिसीवर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हमने कर दिया रिसीवर अकाउंट को डेबिट, कितने से, 8,000 से। और यहाँ पे नाम में लिख दिया क्या चीज़, टू कैश अकाउंट, ठीक। अब कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट भी हो रहा है, तो मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 8,000 से। और नाम लिख दिया क्या चीज़, बाय रिसीवर अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने बेसिक बिल्कुल काम करा है, ठीक। हमने जर्नल बनाई और जर्नल से लेज़र बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों आखिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर नज़र आता है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक। तो अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं, ठीक। इसका बैलेंस निकालते हैं ज़रा, कितना आएगा तीनों अकाउंट का। देखिए कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, कैश का जी, ये 10,000, 10,000। और इस साइड बैलेंस बच जाएगा 2,000। याद रखना हम लिखते किस साइड है, जिस साइड का टोटल कम होता है ना, हम उस साइड लिखते हैं, ठीक। तो मैंने अगर ये क्रेडिट साइड में लिख दिया, अगर ये बैलेंस निकला है हमारा बाय बैलेंस CD, लिखा तो मैंने क्रेडिट साइड पे है, लेकिन बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक। लिखा मैंने क्रेडिट में है, लेकिन बैलेंस ज़्यादा तो डेबिट का था ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे भाई, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस बचा है, ठीक। सिमिलर अगर मैं देखूँ यहाँ पे रिसीवर अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा है ना, और क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये क्रेडिट साइड में, ठीक। तो अब देखिए मैंने फिर से लिखा क्रेडिट साइड में है, लेकिन बैलेंस बचा कौन सा है भाई, डेबिट बचा है, ठीक। अब ऐसे ही देखिए कैश का करते हैं, अब इस साइड गिवर का करते हैं, 10,000, 10,000। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ पे बैलेंस ज़रूर है डेबिट साइड में, लेकिन ये बैलेंस बचा कौन सी साइड का है भाई, क्रेडिट साइड का। जिस साइड का भी बैलेंस ज़्यादा होता है हम उसी को बोलते हैं। जैसे देखिए कैश अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, तो हमारा जो बैलेंस 2,000 बचा ना, वो डेबिट साइड का था, तो हमने उसे लिखा क्रेडिट में है, ठीक। ऐसे ही हम सबके साथ करते हैं, ठीक। चलिए ये तो हो गया, हमने समझ लिया। अब हम इसकी हेल्प से ज़रा ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा होगा, ठीक। तो मैं एक यहाँ पे छोटा सा ट्रायल बैलेंस आपके लिए बना देता हूँ। देखिए
ट्रायल बैलेंस। ठीक, देखिए कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश, सबसे पहले तीनों अकाउंट का हमने लेजर बना लिया। अब इन लेजर की हमें बस पोस्टिंग करनी है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो देखिए कैश अकाउंट का आपका कौन सा साइड का बैलेंस बचा है, आप देख रहे हैं जी क्रेडिट में लिखा है, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस बचा है। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कितना है भाई 2000 है डेबिट बैलेंस। ठीक, रिसीवर अकाउंट देखते हैं भाई, रिसीवर अकाउंट का कौन सा बैलेंस बचा है, देखिए भाई रिसीवर अकाउंट का बैलेंस तो लिखा है क्रेडिट में, यानी कि बचा तो डेबिट बैलेंस है, कितना भाई 8000 रुपये बचा है। ठीक, अब देखिए गिवर का अकाउंट देखते हैं। गिवर अकाउंट, भाई गिवर अकाउंट का कौन सा बैलेंस बचा है, देखिए भाई लिखा तो डेबिट में है लेकिन बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000 रुपये। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, जी बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये आ गया आपका 10,000 और ये आ गया आपका 10,000। ठीक, ये होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे पास कैश कुछ आया, ठीक, और फिर हमने कुछ पे भी कर दिया कैश को, फिर उसकी हमने लेजर बनाई और फिर उस लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया। अब आप बोल रहे होंगे सर इससे का क्लोजिंग स्टॉक से क्या लेना देना है, जी बिल्कुल लेना देना है, आप बस अभी समझते रहिए मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल पर आते हैं, अब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्यों आखिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर नज़र आता है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी शो करी थी कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक के बारे में। देखिए हम लोगों ने गुड्स को परचेज करा, ठीक, गुड्स को परचेज करा, तो जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मान लिया 10,000 का हमने परचेज करा था, ठीक, तो 10,000 का ये हमने कर दिया। ठीक, देखिए हम लोगों ने गुड्स परचेज करा है, ठीक, तो जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पे गुड्स या स्टॉक नाम से नाम नहीं लिखते, बल्कि हमने एक ओपन कर दिया परचेज अकाउंट, कितने से 10,000 से। ठीक, तो अब इसका भी लेजर बनेगा। ठीक, चलिए एक छोटा सा लेजर बना के दिखा देते हैं इसका कैसे बनेगा। सबसे पहला एक बनेगा हमारा परचेज अकाउंट का लेजर। ठीक, तो ये देखिए परचेस अकाउंट का लेजर बनाते हैं और साथ ही साथ एक बनेगा हमारा कैश अकाउंट का भी लेजर बनेगा। ठीक, कैश अकाउंट का लेजर बना और साथ ही साथ हमारा एक और लेजर बनेगा, वो भी देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, हमने गुड्स को परचेस करा था ना, तो परचेस अकाउंट ओपन करा, तो भाई परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा था, कितने से 10,000 से, तो हमने कर दिया डेबिट और नाम किसका लिख दिया टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो हमने कर दिया क्रेडिट, कितने से भाई 10,000 से, और नाम किसका लिख दिया बाय परचेस अकाउंट। ठीक, तो हमने अभी गुड्स, हम लोगों ने गुड्स को परचेस करा था। ठीक, तो अब हम कर देते हैं गुड्स को सेल। तो इसकी अब जर्नल एंट्री क्या होती है, जब भी हम लोग गुड्स को सेल करते हैं तो हम करते हैं भाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और माना हमने पूरा नहीं सेल्स करा था, हमने थोड़ा सा सेल्स करा था। ठीक, तो 8,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब इसका भी इफेक्ट ले लेते हैं फटाफट से कि आखिर क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे शो होगा। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 8,000 से और यहाँ पर नाम लिख दिया सेल्स का। ठीक, और सेल्स अकाउंट को मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक, और नाम लिख दिया किस चीज़ का बाय कैश अकाउंट। अब फटाफट से इनका हम बैलेंस निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए 10,000 और डेबिट बैलेंस बचा है, ये याद रखना बाय बैलेंस CD कितना है 10,000, लिखा बेशक क्रेडिट में है लेकिन बैलेंस बचा हमारा डेबिट है। ठीक, ये देखिए 10,000 और इसका भी कौन सा बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD, इसका बचा है हमारा क्रेडिट बैलेंस 2,000 रुपये। ठीक, और इसका देखते हैं, ये देखिए 8,000
8,000। इसका भी क्रेडिट बैलेंस बचा है लेकिन लिखा हमने डेबिट साइड में है, ठीक, कितना, 8,000। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर शो होता है। देखिए जब भी आपने सामान को, स्टॉक को परचेस करा था आपने, ठीक, तो आपने क्या करा था, परचेस अकाउंट ओपन कर दिया था, ठीक, और जब आपने उसी स्टॉक को बेचा था तो आपने सेल्स अकाउंट को भी ओपन कर दिया था। कहीं भी स्टॉक या गुड्स का नाम शो नहीं हुआ था, यहाँ पे परचेस का हुआ था और सेल्स का हुआ था। तो अब हम जरा देखते हैं कि इसका आखिर ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, ठीक। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में आखिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। देखिए सबसे पहला परचेस अकाउंट का बैलेंस बचा है। भाई कौन सा बैलेंस बचा है, भाई लिखा क्रेडिट में है लेकिन बैलेंस तो हमारा डेबिट है ना, ठीक, 10,000। भाई कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस बचा है, भाई लिखा डेबिट में है लेकिन बैलेंस तो क्रेडिट है ना, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बचा है कितना, भाई 2,000। भाई सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस बचा है, भाई लिखा हमारा डेबिट में है लेकिन बैलेंस तो क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट का कितना, 8,000। और देखिए यहाँ पे भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है, बिल्कुल जी, 10,000 10,000, ठीक। अब आप बोलेंगे सर अभी भी समझ में नहीं आया कि आप आखिर समझाना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए मेरा सवाल अब समझना, हमने जब स्टॉक को परचेस करा या गुड्स को परचेस करा तो हमने एक परचेस अकाउंट ओपन करा, ना कि गुड्स ना ही स्टॉक अकाउंट को, ठीक। और जब हमने स्टॉक को बेचा, ठीक, तो हमने सेल्स अकाउंट को ओपन कर दिया, ठीक। कहीं भी गुड्स या स्टॉक का नाम नज़र आया, जी बिल्कुल नज़र नहीं आया। और याद रखना, ये देखना ज़रा, मैंने जो स्टॉक परचेस करा था वो 10,000 का था और मैंने क्वेश्चन में क्लियर बोला था कि मैंने अभी सारा नहीं बेचा, ठीक, मेरे पास अभी थोड़ा बचा हुआ है। क्या कहीं वो स्टॉक का नाम आपको नज़र आया कि क्लोजिंग स्टॉक नाम से कहीं ट्रायल बैलेंस में कहीं नज़र आ रहा है, हैं, बताइए। मैंने अभी सारा स्टॉक तो नहीं बेचा, मेरे पास अभी कुछ तो बचा पड़ा था ना स्टॉक, ठीक, तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्या वो मेरे पास बचा है कि नहीं बचा है, जी बिल्कुल बचा है, ठीक। तो देखिए मैंने स्टॉक का नाम तो कहीं ओपन ही नहीं करा, ना ही देखिए कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये ट्रायल बैलेंस में जा ही नहीं सकता। जब कभी भी हम स्टॉक को परचेस या स्टॉक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स आती है ना, वहाँ पे हम कुछ नाम ओपन कर देते हैं, जैसे परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक। तो स्टॉक नाम से तो कोई यहाँ पे जर्नल एंट्री थी ही नहीं, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फिर कहाँ से नज़र आएगा भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्यों आखिर नज़र आएगा मेरे को बताइए, ठीक। लेकिन जो हमारे पास बचा था स्टॉक वो हमारी एसेट्स है, वो हमारी एसेट्स तो है ही है। और हमारे पास जितने भी अकाउंट थे हमने प्रॉपर उनकी जर्नल बनाई थी, फिर हमने उनकी लेज़र कंप्लीट करी थी, फिर लेज़र से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, यानी कि उनकी डबल एंट्री सिस्टम पूरी कंप्लीट थी, ठीक, पूरी कंप्लीट थी। पिछले एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी हमने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमने जर्नल बनाया था, फिर लेज़र बनाया था, फिर उसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया था, यानी कि वहाँ पे भी डबल एंट्री कंप्लीट थी, यहाँ पे भी डबल एंट्री कंप्लीट है। जब दोनों में डबल एंट्री कंप्लीट है तो फिर भी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों मिसिंग हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो क्लोजिंग स्टॉक तो बचा हुआ है और वो हमारी एसेट्स है, और हमारी एसेट्स तो इसमें शो होनी ही चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल। तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे, भाई हमें तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन इसको हम फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें कैसे भी करके तो शो हमें करना पड़ेगा, ठीक। तो अब होता क्या है कि ये हमारी एसेट्स है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें इसे शो करना पड़ेगा, और इसीलिए हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम तो नहीं कर सकते कि क्लोजिंग स्टॉक नाम से एक अकाउंट ओपन कर दे, क्योंकि उसका नाम तो कहीं है ही नहीं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ज़बरदस्ती यहाँ पे हम लोग नाम लिखने के लिए ट्रायल बैलेंस के नीचे एक एडजस्टमेंट लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे भाई, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, फिर उसका जो भी अमाउंट होगा, ठीक, वो लिख देंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा था, ये आखिर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सबसे पहले बता दो कि आपने कितने का परचेस करा था और फिर आपने कितने का बेच दिया, तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि आपके पास कितने का बचा हुआ है। जैसे कि अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्या कि 10,000 का हमने परचेस करा, 8,000 का हमने बेच दिया, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो आएगा कुछ 2,000, ठीक, 2,000 आएगा। और यहीं पे ये पूरा ही गलत, पूरा गलत, ऐसे कैसे, समझना मेरी बात। जब भी हम लोग सामान को ख़रीदते हैं, ठीक, तो उसकी कॉस्ट तो हम पूरी पे कर देते हैं कि हमने 10,000
का खरीदा था, 10,000 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या बिजनेस आप इसलिए खोल रहे हो कि 10,000 का सामान आप 10,000 में ही बेचो? क्या इसलिए आप खोल रहे हो? जी नहीं, आप तो इससे ज़्यादा की बेचने के लिए खोल रहे हो। और मैंने पहले ही कहा था कि हमने पूरा नहीं बेचा, हमने थोड़ा सा बेचा था, और वो थोड़ा आखिर कितना है वो नहीं पता। हो सकता है हमने 5,000 का सामान बेचा हो, 5,000 का स्टॉक बेचा हो 8,000 में, हो सकता है 6,000 का बेचा हो हमने 8,000 में, हो सकता है 7,000 का बेचा हो 8,000 में, लेकिन हम लोग उतने का उतना तो नहीं बेचते जितने में खरीदा था, तो किस बात का बिजनेस? ठीक, तो हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कि आपने जितने का परचेस करा, जितने का सेल्स करा, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। जी नहीं, क्योंकि सेल्स प्राइस के अंदर तो आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। ठीक, तो इससे तो आप अपना क्लोजिंग स्टॉक तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको आई समझ। तो सर आखिर हम अब पता कैसे करेंगे कि हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है? भाई 2 तरीके हैं, बहुत ही सिंपल तरीका, कि आप स्टॉक की ना एक अलग से बुक बना लो। आप पूरे साल कितनी सारी जर्नल एंट्री करते हो, कितने सारे बुक्स बनाते हो, कितने सारे लेजर बनाते हो, भाई ये एक स्टॉक की अलग से बुक बना लो ना, कि उसमें आप कितने का खरीद रहे हो, कितने का बेच रहे हो, कितने का आया, कितने का गया, सब आप लिख लो। और ईयर के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इतने का स्टॉक बचा हुआ है, सीधा आप लिख देंगे। ठीक, सबसे पहला तरीका तो ये। दूसरा जो एक्चुअल ज़्यादा ईजी पड़ता है कि आप गोडाउन में जा करके आप सीधा अपना स्टॉक चेक कर लो, आप काउंट कर लो कि भाई इतना हमारे पास बचा हुआ है। ठीक, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही वे रहेगा हमारा वो रहेगा कि भाई आप एक स्टॉक की अलग से बुक मेंटेन कर लो। ठीक, तरीका हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ पे नाम लिख दिया। देखिए क्लोजिंग स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास था 7,000 का। ठीक, अब देखिए ये जितने भी आपको यहाँ पे नाम नज़र आ रहे हैं, क्या इनकी जर्नल बनी थी? बिल्कुल। क्या इनका लेजर बना था? बिल्कुल। इनकी तो डबल एंट्री कंप्लीट है, लेकिन इसकी क्या कहीं कंप्लीट है डबल एंट्री? बिल्कुल नहीं भाई, इसकी तो डबल एंट्री कंप्लीट ही नहीं है। इसका तो हमें डबल एंट्री कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसको हमें एडजस्ट करने के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी भाई? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। भाई ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हमें अब इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, फिर ये आपको अब आराम से इसकी डबल एंट्री आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा कई बार क्या होता है, एक सिचुएशन समझते हैं। और देखिए 99% चांस रहेगा कि ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर नज़र आएगा, सिर्फ 1% चांस रहेगा कि ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नज़र आएगा। और हम लोगों ने वो कंडीशन समझ ली कि ये कब आखिर ट्रायल बैलेंस के बाहर नज़र आता है। ठीक, व्हेन शोन इन ट्रायल बैलेंस और not shown in ट्रायल बैलेंस। ठीक, 2 कंडीशन हो गई यहाँ पे, कि एक जब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होगा, और एक जब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होगा। तो देखिए ट्रायल बैलेंस के जब वो अंदर शो नहीं होगा तो उसका रीज़न हम समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे साल में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नाम से कोई जर्नल एंट्री नहीं करते, इसलिए उसका लेजर भी नहीं बना होगा। लेजर नहीं बना तो वो क्लोजिंग स्टॉक नाम से ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नज़र नहीं आएगा। और ज़बरदस्ती हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर एक एडजस्टमेंट लिखनी पड़ेगी, और वहाँ से फिर उसकी डबल एंट्री हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, और इसको किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे भाई? ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, और इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, ये हो गया। अच्छा 1%, अच्छा ये तो था हमारा 99% चांस है कि ये आपको ऐसा नज़र आएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर ही नज़र आएगा। ठीक, सिर्फ 1% चांस है कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नज़र आएगा। वो कब हो सकती है कंडीशन? देखिए हमें पता चल चुका है ना कि आखिर ये क्यों बुक में शो नहीं हो रहा, क्यों आखिर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी डबल एंट्री कंप्लीट ही नहीं थी, इसका कहीं नाम ही नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए कहाँ से? तो जब कभी, अब हमें मालूम चल चुका है कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है और हमारा क्लोजिंग स्टॉक अभी मिसिंग है, तो अगर हम लोगों ने उससे पहले ही अपना काम कर दिया, हम लोगों ने कर दिया कि क्यों ना हम इसको पहले ही एडजस्ट कर दे परचेज के साथ। भाई आराम से हम लोग इसको जब एडजस्ट कर देंगे परचेज के साथ, तो उस समय पता है क्या जर्नल एंट्री बनेगी? देखिए
क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। भाई परचेज के साथ एडजस्ट कर देंगे कि ठीक, तब ये आपको ना सिर्फ 1% की कंडीशन में आपको ये नज़र आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक, सिर्फ इसी कंडीशन में जब ये वाला आप काम कर देंगे। ठीक, जब आप इसको परचेस के साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक, और 99% में तो ये वाली एंट्री होगी। ठीक, क्योंकि अब इसकी डबल एंट्री कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा होगा, सिर्फ इसका एक ही बार इफेक्ट आएगा और इसकी इनकम्प्लीट थी इसलिए इसका अब 2 बार इफेक्ट आएगा। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये कंप्लीट है। देखिए कई बारी होता क्या है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एक आपको सिचुएशन नज़र आएगी। वो सिचुएशन क्या होती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, इसकी ना कई बारी आपको 2 वैल्यू नज़र आती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसमें से मैं कौन सी वैल्यू लिखूँ। एक होती है आपकी मार्केट वैल्यू और एक होती है आपकी कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू या जिसको कहते हैं बुक वैल्यू, ठीक, या एट कॉस्ट। ये आपको वैल्यू नज़र आती है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू या बुक वैल्यू इतनी है और उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू है। तो आखिर इसमें से हम कौन सी वैल्यू को शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में या बैलेंस शीट में, कौन सी वैल्यू शो करें, ऐसी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती होगी। जब आप क्वेश्चन करते होंगे कई बार आपको लगता होगा कि कॉस्ट वैल्यू लिख देते हैं और कई बार लगता होगा मार्केट वैल्यू। तो आखिर ऐसा क्यों भाई, कौन सी वैल्यू लिखेंगे? तो मेरी एक बात समझना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपकी बुक की वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की कितनी, 10,000, ठीक, और अगर आपके मार्केट की वैल्यू है 12,000, ठीक, तो आप क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, 10,000 वाली, और ये वाली नहीं लिखेंगे। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू नज़र आ रही है 8,000 और वही कॉस्ट वैल्यू नज़र आ रही है आपको उसकी 12,000, तो आप अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को लिखने वाले हैं? तो आप लिखेंगे अब 8,000 वाली और ये वाली नहीं लिखेंगे। आप बोल रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है कि कभी ये लिख रहे हैं कभी वो लिख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना। क्या चीज़? कि जब हमारी फर्स्ट कंडीशन में मार्केट वैल्यू थी क्लोजिंग स्टॉक की 12,000 और कॉस्ट वैल्यू थी 10,000, तो हमने कम वाली वैल्यू को लिखा। दूसरी कंडीशन में जब हमने 8,000 रखी अपनी मार्केट वैल्यू और 12,000 रखी कॉस्ट वैल्यू, तब भी हमने कम वाली वैल्यू को रखा जो थी मार्केट वैल्यू। ठीक, तो आई होप आपको अंदाज़ा लग गया होगा अब तक कि जब कभी भी हमें मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू गिवन हो क्लोजिंग स्टॉक थी, तो हम हमेशा कम वाली ही वैल्यू को लिखते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है। क्या चीज़ भाई, आपने एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो सुना होगा। ठीक, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। यानी कि फ्यूचर में अगर कोई फ़ायदा होने वाला है तो उसके लिए अभी से पैसा खर्च मत करना चालू करो, लेकिन अगर आपको पता है फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस होने वाला है तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर होकर चलो। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी, भाई होने दो ज़्यादा, अभी हुई थोड़ी ना है, जब होगी तब होगी। ठीक, तो हम तो कम वाली लेके चलेंगे। ठीक, इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू कम रहेगी वो वाली शो करेंगे। किस कॉन्सेप्ट के तहत भाई? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत। तो ये वाला भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप कंप्लीट है आज की क्लास।